नमस्ते साथियों, मैं दामोदर सैनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्पेशल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि एलडीसी का जो स्क्रूटनी फॉर्म है उसको कैसे फिल करना है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले अगर आप YouTube चैनल पर आप नए हो तो सबसे पहले YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताएं। तो इसके बाद अपन एक ऑप्शन पर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे कि किस में क्या फिल करना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो चलिए अब इसके बारे में अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये लेफ्ट साइड में ये बॉक्स देख रहे हो आप, इसमें लिख रखा है 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर अवश्य लगाए। ये मैंने जैसे पिछले वीडियो में जिसमें दस्तावेज़ कौन कौन से लगाने हैं वो बताया था, उसमें मैंने इसका क्लियर मेंशन कर रखा है कि इससे पोस्टल ऑर्डर किन किन को लगाना है। तो दोबारा बता देता हूं कि जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे स्कूटनी का, उनको ये 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर नहीं लगाना है। ये केवल जो वंचित रह जाते हैं किन्हीं कारणों से, उनको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर के साथ ऑफलाइन स्कूटनी फॉर्म वहां पर जमा करवाना है। इसके बाद यहाँ पर ये आवेदक का हस्ताक्षर युक्त नवीनतम फ़ोटो। तो यहाँ पर जैसे ये जो फॉर्म है इसमें तो यहाँ पर ये नवीनतम फ़ोटो का लिख रखा है, जबकि जो एलडीसी डीवी का जो निर्देश है उसमें ये लिख रखा है कि आवेदन करते समय आपने जो फ़ोटो लगाई थी सेम वही फ़ोटो होनी चाहिए। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल है कि अब इसमें नया फ़ोटो लगाएं या फिर पुराना फ़ोटो वो जो आवेदन में लगाए थे। तो अब कुछ लोग पुराना लगा रहे हैं क्योंकि वो साफ साफ निर्देश दे रखे हैं स्कूटनी का जो अभी आया अपना एलडीसी का, उसमें साफ साफ दे रखा है कि भाई वो फ़ोटो सेम होनी चाहिए। तो कुछ लोग वहाँ से लगा रहे हैं, कुछ लोग नया लगा रहे हैं, लेकिन आज तक डीवी में कभी फ़ोटो को लेकर कोई ऐसे रुकावट नहीं हुई है। तो इसमें मेरे हिसाब से जब निर्देश में दे रखा है कि आपको पुराना फ़ोटो जो आवेदन करते समय लगाया था वही अपलोड करें। अब ये जो पीडीएफ है ये तो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड की है, तो इसमें ये हो सकता है पुरानी पीडीएफ भी हो, तो इसमें हो सकता है ये उस टाइम का था कि भाई नवीनतम फ़ोटो लगाएं। अभी के जो निर्देश हैं वो सेम फ़ोटो के हैं कि भाई आवेदन करते समय जो आपने सेम फ़ोटो लगाई थी वही होनी चाहिए। तो इसके बाद अपन बाकी आगे के जो ऑप्शंस हैं उनके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन फिल कैसे करोगे। आप अपनी एसएसओ पोर्टल को लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद रिक्वायरमेंट पोर्टल में जाओ और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि फुल डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म का। जैसे ही उसमें आप लॉगिन करोगे और एलडीसी के लिए अप्लाई करोगे तब आपको सेम ये जो पीडीएफ दिख रही है ऐसा का ऐसा वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म ओपन होगा और उसको यहाँ पे जैसे मैं दिखा रहा हूँ इस पीडीएफ में वैसा का वैसा ही आपको वहाँ पर फिल करना है। ये जो रोल नंबर है ये ऑटोमेटिक ही वहाँ पर आपके शो हो जाएंगे, आपको इसमें कुछ फिल नहीं करना है, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आवेदन पत्र क्रमांक ये भी आपके ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे और मेरिट क्रमांक आपको कुछ नहीं भरना है इसमें, ये फाइनल मेरिट क्रमांक होते हैं। और पोस्टल ऑर्डर अगर आप ऑफलाइन ले जाकर देते हो तब आपको यहाँ पर पोस्टल ऑर्डर भरना है, अन्यथा आपको इसमें कुछ नहीं भरना, खाली छोड़ना है। और इसके बाद ये विज्ञापन संख्या है, विज्ञापन संख्या ऑटोमेटिक जो ये फेच कर लेंगे। ये पद कोड है, इसको आपको खाली छोड़ना है। ये पद का नाम और विभाग ये भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कुल मिला के बात यही है कि इन बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ये पद का कोड है, ये वहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं आएगा, तो इसके ऊपर रेड स्टार नहीं है, तो इसको आपको स्किप करके चलना है, कुछ नहीं बढ़ना है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसके बाद आरक्षण वर्ग का जो कैटेगरी दे रखी है उस जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करोगे उस कैटेगरी में आपको टिक करना है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करें। ये सिंपल है और ये जिस कैटेगरी से होंगे आप ऑटोमेटिक उसमें फिल होगी वो। और इसके बाद मूल निवास का जो आपका मूल निवास व जन्म स्थान है वो आपको फिल करना है। यहाँ पे राज्य का नाम, जिला और तहसील, और ये जो अन्य टिप्पणी है इसमें आपको खाली छोड़ना है। अपने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है, अपने हिसाब से जो जितनी वहाँ पर ज़रूरत है उससे अलावा आप कुछ मत लिखो। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपके पास में कोई स्पेशल कैटेगरी है क्या। अगर आपके पास जैसे विशेष योग्यजन वाली कोई कैटेगरी है या भूतपूर्व सैनिक वाली है या उत्कृष्ट खिलाड़ी वाली है, विवाहित है, तो आप इनके ऊपर टिक लगाना है। और इसके बाद अगर आप राज्य सेवा के कर्मचारी है तो आप टिक लगाना है, और पंचायती राज के हैं तो इसमें टिक लगाना है, और विभागीय कर्मचारी है तो इस पर टिक लगाना है। बाकी आप अगर मंत्रालय कर्मचारी हो तो इस पर टिक लगाना है, और अराजपत्रित हो तो इस पर टिक लगाना है। तो ये भी सिंपल चीज़ है, आप आराम से इसमें लगा लोगे। इसके बाद जो आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको ध्यान में देखना है, यहाँ से आपको ध्यान से देखना है आवेदक का जो पूरा नाम है वो आपको हिंदी में लिखना है, और इंग्लिश में आपका नाम ऑटोमेटिक जो आपने आवेदन करते समय लगाया था वो ऑटोमेटिक फेच कर लेगा आपका। आपको ओनली हिंदी में नाम लिखना है यहाँ पे, और इंग्लिश में जो आपको जो नाम है वहाँ पे ऑटोमेटिक ये ब्लॉक लेटर्स में आ जाएगा, कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा आपका नाम। और ऐसे ही आपका पिताजी का नाम हिंदी में लिखना है वहाँ पे, और इंग्लिश में ऑटोमेटिक फेच कर लेगा जब आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे तब। और माताजी का नाम भी आपको हिंदी में भरना है। इसके बाद आप आवेदक की जो जन्म तिथि है वो आप जन्म तिथि फिल करोगे, और ये विज्ञप्ति में जो निर्धारित तिथि है 1 जनवरी 2025 तक आपके कितने साल हुए हैं तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे फैच होकर आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें भी आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा। और इसके बाद आप भारतीय हैं तो यहाँ पे टिक करें, और धर्म आपका हिंदू है या मुस्लिम है, जो भी आपका धर्म है वो यहाँ पर आप वहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद जो वैवाहिक स्थिति है तो ये कॉलम वैवाहिक स्थिति अवैवाहिक स्थिति वाले हैं और इनमें आप फिल कर सकते हो। इसके बाद अपन आगे चलते हैं।
अगर आप विवाहित हैं तो उस स्थिति में पति या फिर पत्नी का नाम लिखना है और विवाह तिथि लिखनी है, आपको किस तारीख का विवाह हुआ था, विवाह का स्थान, जो स्थान उस सर्टिफिकेट में मेंशन है वही लिखना है, और उसी जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसमें आपकी पंजीयन संख्या भी है और पंजीयन का स्थान भी है, और ये पंजीयन अधिकारी का नाम भी लिखा होगा कि किस अधिकारी के सिग्नेचर है, उनका यहाँ पर नाम भी लिखना है। और जो संतान का विवरण है, अगर आप शादीशुदा और आपके संतान है तो उस स्थिति में आप यहाँ पर अपनी संतान का नाम भी मेंशन करें, एक है तो एक लिखें और दो है तो दो लिखें, उनकी जन्म दिनांक भी लिखें यहाँ पर। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर पत्र व्यवहार का पता, इस पर आपको पत्र व्यवहार का पूर्ण पता लिखना है यहाँ पर। इसके बाद स्थायी निवास का पूर्ण पता लिखना है कि आपका स्थायी निवास कौन सा है, वहाँ पर आपको पूर्ण पता लिखना है। अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे बच्चों के ये डाउट आ रहे हैं कि उनका जो स्थायी निवास का पता है वो उन्होंने उस टाइम फिल किया था और अभी वो करंट में किसी और जगह रह रहे हैं, तो अब वो क्या फिल करें। तो उनके लिए यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं कि आप पत्र व्यवहार का जो करंट का है जो आपका, वो लगाएं यहाँ पे पत्र व्यवहार, या फिर जो आपका करंट जो एड्रेस है वो फिल करें, और इसके अलावा आपका जो स्थायी निवास का है वो भी आप दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। और फिर भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है कि आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया या फिर एड्रेस से संबंधित कोई वैसे कोई दिक्कत आज तक आई नहीं है डीबी में, फिर भी मान लेते हैं अगर कोई समस्या ऐसी आ भी जाती है तो हैंड टू हैंड वहाँ पर जयपुर में ही आप एफिडेविट बनवा के उनको दे देना। स्कूल के बाहर वहाँ पर एफिडेविट बनवाने वाले बहुत सारे बैठे रहते हैं, जैसे अभी पशु परिचर में भी बाहर बैठे रहते हैं, तो किसी को कोई एफिडेविट की समस्या नहीं आती, वो हैंड टू हैंड बना के दे भी देते हैं। तो इसके बाद आपको शैक्षणिक योग्यता पर चलना है। शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले आपको यहाँ पे 10वीं क्लास का पढ़ना है, उसका नाम लिखना है, और यहाँ पर प्राप्तांक और कुल अंक लिखने हैं। एक तरफ इस तरफ आपको प्राप्तांक लिखने हैं और इस तरफ आपको कुल अंक लिखने हैं, और यहाँ पर प्रतिशत लिखने हैं या श्रेणी लिखनी है कि आप की कौन सी श्रेणी है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। यहाँ पर वर्ष लिखना है, कौन से वर्ष आपने उत्तीर्ण की है, और यहाँ पर ऐच्छिक विषय लिखने हैं। अगर 10th है तो यहाँ पर आप ऑल सब्जेक्ट भी कर सकते हो, या फिर आप सारे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स या संस्कृत जो भी हैं वो आप सारे पढ़ सकते हो, लेकिन आप ऑल सब्जेक्ट ही कर सकते हो। यहाँ पर कोर्स की अवधि 1 साल की है तो 1 साल लिखोगे, और इसके बाद ये रोल नंबर हैं उसके रोल नंबर फिल करोगे, और बोर्ड या फिर उस विद्यालय का नाम लिखोगे यहाँ पर, और रोल नंबर क्रमांक यहाँ पर लिखोगे। और इसके अलावा यहाँ पर सेम चीज़ ये 12वीं की है, 12वीं का फिल करोगे। और इसके बाद अगर आप 12वीं के अलावा आप अगर ग्रेजुएशन आप फिल कर रखिए या फिर आप शो करवाना चाहते हो तो ग्रेजुएशन के लिए भी सेम यही चीज़ फिल करनी है आपको। और इसके अलावा आप चाहते हो कि मैं MA MSc में PG दर्शाऊँ तो PG का भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। लेकिन एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी आप मेंशन करोगे उसका आपके पास में डिग्री और 3 ईयर की आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास में उस क्वालिफिकेशन का करेक्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीज़ें आप ध्यान में रखकर ही आगे आप इसमें मेंशन करें। अगर पास में ग्रेजुएशन का करेक्टेड सर्टिफिकेट नहीं है और वो आपने बीएड वाली कॉलेज में जमा करवा दिया और आपकी बीएड अभी चल रही है, तो उस कंडीशन में आप ग्रेजुएशन यहाँ पे फिल करना चाह रहे हो तो आप दोबारा से बनवा लें। और यदि आप ग्रेजुएशन यहाँ पर फिल नहीं करना चाहते हो तो आप 12th तक का ही लगा सकते हैं। तो दोबारा बेक डेट का लगाना ज़रूरी नहीं है, अभी का करंट का आप बनाओगे तब भी चल जाएगा। तो ऐसे कोई समस्या नहीं आएगी आपको कि भाई जो भी आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन लास्ट क्वालिफिकेशन दर्शाओगे तो उसी का ही करेक्टेड सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दर्शाना है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। ये कॉलम इंटर्नशिप का ही आपको खाली छोड़ना है, और ये रजिस्ट्रेशन विवरण है मेडिकल और पैरामेडिकल काउंसलिंग, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसको ब्लैंक छोड़ना है यहाँ पे। और इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसके बाद पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, अगर किसी के पास में किसी विशेष काम को लेकर आवश्यक अनुभव है तो मेंशन करो। यहाँ पे विभाग या संस्था का नाम लिख सकते हो आप, यहाँ उस संस्था का पंजीयन संख्या लिख सकते हो, और वो आप पद लिख सकते हो किस पद पे आप कार्य करते हो। अनुभव की अवधि मतलब किस साल से किस साल तक आपके पास में ये अनुभव है। अगर आपके पास अनुभव है तो मेंशन करो, अगर ये सारा चीज़ ये खाली छोड़ने का होता है। अगर आपके पास किसी विशेष काम का कोई अनुभव नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो, और ज़्यादातर लोग इसको खाली छोड़ते हैं क्योंकि किसी के पास ऐसा कुछ अनुभव होता नहीं है। इसके बाद आता है अतिरिक्त विस्तृत सूचना। तो इसके अलावा भी अगर आपको कुछ अलग सूचना देना है किसी कार्य को लेके तो यहाँ पे आप इसको दर्शा सकते हो, लेकिन इसको भी अपन को खाली ही छोड़ना है। यहाँ पे अपन को कुछ नहीं करना है, जितनी अपनी आवश्यकता है वहाँ पे चाहिए केवल वही अपन दर्शाएं तो बढ़िया रहता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे बीच में आपके आवेदक के साइन होंगे, यहाँ पर आपको आवेदक के साइन करने हैं और ये स्थान लिखना है और दिनांक लिखनी है यहाँ पर। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें आपको क्या फिल करना है इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये अंक पत्र आ रहे 3 जगह पे, ये तीनों ऑप्शन है ना, ये तीनों ऑप्शन अपने जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म फिल करेंगे ना, ये तीनों ही ऑप्शन वहाँ पे खुलेंगे ही नहीं।
क्योंकि अभी अपने पास में उपाधि या प्रमाण पत्र ही आते हैं, अंक पत्र अभी नहीं आते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपके खुलेंगे ही नहीं। और जब आप ये देखोगे कि आप जब फाइनल सबमिट करोगे ना, तब ऑटोमेटिकली इनमें ये फिल होकर आ जाएगी आपकी जो भी डिटेल्स हैं, चाहे रोल नंबर हो, ये जारी दिनांक और क्रमांक और रोल नंबर, ये ना आपकी ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगी। इसमें आपको कुछ फिल नहीं करना, आपको जो फिल करना है वो ये करना है, इसमें लगाना है आपको सिर्फ इसमें ये बढ़ना है कि यहाँ पर आपको 10वीं क्लास का बढ़ना है। 10वीं क्लास में जो आपकी मार्कशीट है उसके ऊपर ये जारी क्रमांक लिखा हुआ है। एक तो रोल नंबर अलग होते हैं, उसको अनुक्रमांक बोलते हैं, और ये जारी क्रमांक अलग चीज़ होती है। जो सर्टिफिकेट के ऊपर वो क्रमांक रूप से लिखे हुए होते हैं वो लिखने हैं आपको। यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल नहीं करने हैं। और ये जो दिनांक होती है वो जारी दिनांक है, और ये सर्टिफिकेट जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसके सबसे नीचे मिल जाएगी आपको वो दिनांक लिखनी है कि जिस दिनांक को आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। इसके बाद संलग्नक संख्या है, तो आपका अगर पृष्ठ संख्या 1 है तो आप 1 दर्शाओगे यहाँ पे, अगर किसी डॉक्यूमेंट का 2 है तो वो 2 दर्शाओगे, और किसी डॉक्यूमेंट में 3 है तो 3 दर्शाओगे आप। ऐसे ही उसके बाद यहाँ पर ये 12th का फिल करोगे आप, 12th का जारी क्रमांक और वे दिनांक फिल करोगे। जारी क्रमांक तो मैंने बता दिया, यहाँ पे आप रोल नंबर फिल मत करना, जो आपका सर्टिफिकेट का जो जारी क्रमांक है वही फिल करना। उसके बाद ये संलग्नक संख्या फिल करनी है आपको। ये जो स्नातक है, स्नातक में आप यहाँ पर जो डिग्री है, डिग्री का जो जारी क्रमांक है और वे दिनांक है, किस दिनांक को जारी हुई थी, वे यहाँ पर आप इसमें मेंशन करोगे। और यहाँ पर जो संलग्नक संख्या है वो यहाँ पर लिखोगे। इसमें देखो ये यहाँ पर 2 चीज़ें दे रखी है। यहाँ पर आप जारी क्रमांक वे दिनांक है ना, यहाँ पे ये देखो, एक तो उपाधि का दे रखा और एक प्रमाण पत्र का दे रखा। उपाधि का मतलब होता है डिग्री का, आप चाहो तो यहाँ पे डिग्री का लिख सकते हो, और आप चाहो तो ये जो सर्टिफिकेट होता है फाइनल ईयर का, तो आप चाहो तो यहाँ पर फाइनल ईयर का भी लिख सकते हो। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र हो गया, और इसके अलावा अन्य कोई प्रमाण पत्र है तो आप इसमें मेंशन ज़रूर करें। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। ये कार्यालय टिप्पणी है, ये आपको खाली छोड़ना है, इसमें कुछ नहीं करना है। और ये शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र है, ये भी आपको खाली छोड़ना है, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें वे लोग करेंगे जो उस टाइम तक उत्तीर्ण नहीं थे, जो एग्ज़ाम हो गए थे अपने, या फिर जो फॉर्म भरने की जो तिथि थी वह उस समय तक वो शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं थी, उनको भरवाकर संस्था प्रधान के या फिर राजपत्रित अधिकारी के यहाँ साइन करवा के लाने हैं, और बाकी लोगों के लिए खाली छोड़ना है इसको। उसके बाद आती है अभ्यर्थियों की संक्षिप्त चेक लिस्ट, इसमें आपको टिक लगाना है। अब इसमें ये नॉर्मल चीज़ें आप पढ़ के आराम से टिक लगा सकते हो कि अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न है। आप सर्वथा अनुरूप है तो आप इसमें टिक करोगे। इसमें जिस अभ्यर्थी के किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती तो वो क्या करते हैं कि उनको ये सारों पे यस टिक करने हैं। अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त था या उसके बाद प्राप्त था, आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त है तो आप इसके ऊपर टिक करें, वरना इसके ऊपर टिक करें। तो इसमें जिसके कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सभी में ये टिक कर सकते हो आप। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। सेम वही चीज़ें इसमें कि आप जिस टाइम आपने फॉर्म फिल किया था तो अभी भी आपकी वही श्रेणी है, तो फिर आप उसी श्रेणी में हैं तो आप इस पर टिक करें। अगर बीन है तो बीन पर टिक करें, और आवेदन की तिथि से पूर्व का है तो ये पूर्व का टिक करें, और आप राजस्थान का मूल निवासी हैं तो राजस्थान का मूल निवासी पर टिक करें, अन्यथा आप इस पर टिक करें। और अगर आप TSP एरिया से हैं तो आप इसमें भी हाँ या ना लिख सकते हैं। और दूसरा इसमें है कि आपका जन्म राज्य से बाहर हुआ है और मूल राज्य में उसी आरक्षित श्रेणी में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है तो आप इसमें हाँ लिखो, वरना इसमें ना लिखो। अपन को इन दोनों में जो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं वो नहीं लिखते हैं इसमें। इसके बाद ये अनुभव प्रमाण पत्र हैं। अब अपने पास कोई अनुभव नहीं है तो इसको खाली छोड़ना है। इसके बाद ये आयु का है। आयु में आपको क्या करना है, अभ्यर्थी की जो विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि की जो आयु थी वो यहाँ पे आपको लिखनी है, उसके हिसाब से आप कितने साल के हो गए। इसके बाद ये न्यूनतम और अधिकतम, यहाँ पर न्यूनतम 18 साल है, अधिकतम 40 साल है, और अभ्यर्थी स्वयं को निम्न में से किस श्रेणी में मानता है तो वो श्रेणी आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद ये जो छूट वाला मामला है, इसमें आप अगर कोई कैंडिडेट छूट लेता है तभी यहाँ पर आपको यस करना है, और वरना आप इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद ये कार्यालय उपयोग के लिए परिनिरीक्षण टिप्पणी होती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो आप ध्यान रखें, यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर के साइन रखने वाले ना कोई भी, यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे। दस्तावेज ये जो परिनिरीक्षण अधिकारी हैं इसी के ही साइन होंगे यहाँ पे। इसके बाद आता है अटेस्टेशन फॉर्म। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न है कि अटेस्टेशन फॉर्म को भर के कहाँ अपलोड करना है, इसको मैन्युअली पेन से भरना है, कैसे क्या करना है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि अटेस्टेशन फॉर्म का अपन को क्या करना है। देखो ये जो PDF अभी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस PDF में ये जो 2 पेज का अटेस्टेशन फॉर्म है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस अटेस्टेशन फॉर्म के जो 2 पेज हैं उसको आप प्रिंट आउट निकालो। प्रिंट आउट निकालने के बाद में ये जो सारी चीज़ें दे रखी हैं इसको मैन्युअली पेन से फिल करना है आपको। एक बार आप इसका प्रिंट आउट निकालो, उसके बाद आप मैन्युअली पेन से फिल करो उसको।
पेन से फिल करने के बाद में सबसे नीचे इसके गेजेटेड ऑफिसर के राजपत्रित अधिकारी के सिग्नेचर होने अति आवश्यक हैं। इसके अलावा आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये आप पेन से भरने के बाद इसकी आप PDF बनाओगे और जब आप 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन के जाति प्रमाण पत्र मूल निवास जब आप अपलोड करोगे स्कूटनी फॉर्म में, तो उसके साथ साथ एक ये भी ऑप्शन रहेगा कि ये अटेस्टेशन फॉर्म अपलोड का भी ऑप्शन मिलेगा आपको। तो वहाँ पर आपको ये वाली PDF आप फोटो खींच के अपलोड करनी पड़ेगी, जो कि आप पेन से फिल करोगे पहले। तो आप अब जब वो ऑनलाइन अपलोड हो जाएगी, जब सारे डॉक्यूमेंट वगैरह ऑनलाइन अपलोड हो जाएंगे, तो सबसे लास्ट में स्कूटनी फॉर्म का जो लास्ट स्टेप होता है ऑनलाइन फिलिंग में, वही अटेस्टेशन फॉर्म का होता है। तब भी आपको ऑनलाइन भी ऐसे ही फिल करना है। इसको 2 बार फिल करना होता है। एक बार तो आपको ऑफलाइन फिल करके अपलोड करना होगा और दूसरी बार आपको ऑनलाइन भी फिल करना होगा। तो ये बात आप ध्यान रखें। अब इसको फिल कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखो राइट साइड में कलर्ड पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फ़ोटो, यहाँ पर आपको अभी नवीनतम फ़ोटो चिपकानी है और ये ध्यान रखें कि उस फोटो के ऊपर आपके साइन होने ज़रूरी है। जैसे ये फ़ोटो आपके चिपकाई हुई है ऐसे, तो इस फोटो के ऊपर आप ऐसे साइन करके आधे नीचे होने चाहिए और आधे फोटो के ऊपर साइन होने चाहिए। ऐसे आपको फिल करना है। और इसी सेम फोटो के ऊपर इस राइट साइड में या कहीं पर भी आप जिस भी राजपत्रित अधिकारी के आप सिग्नेचर कराओगे तो उसकी मोहर और साइन इसके ऊपर होने चाहिए यहाँ पे ऐसे। ये बात भी आप ध्यान रख लें। इसके बाद अपन आगे चलते हैं कि इसमें आपको क्या क्या फिल करना है। एक एक चीज़ लेके चलते हैं। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और ध्यान रखें ये पूरा फॉर्मेट इंग्लिश में बढ़ना है और वो भी कैपिटल शब्दों में बढ़ना है आपको। अगर आपका सरनेम है सरनेम फिल कर सकते हैं, वरना आप केवल यहाँ पर नाम वाली पोजीशन में यहाँ पे अपना पूरा नाम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है और ये मेरिट वाला आपको कॉलम खाली छोड़ देना है। इसके बाद ये जो प्रेजेंट एड्रेस है इसमें कैसे बढ़ना आपको, जैसे हाउस नंबर या फिर जो भी आपकी गली है वो यहाँ पर मेंशन कर दो उसका। फिर इसके बाद में आप गांव का नाम लिखो ऐसे विलेज करके कि मेरा ये गांव है। इसके बाद में ऐसे कोमा लगाओ, फिर लिखो थाना, आपका थाना कौन सा लगता है वो यहाँ पे लिखो। फिर तहसील कौन सी है तो तहसील ऐसे कोमा लगा के नाम लिखो आगे तहसील जैसे आपकी नागौर है तो नागौर लगा दो। और फिर इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट करके फिर डिस्ट्रिक्ट लगा दो। ऐसे आपको पूरा कंप्लीट फिल करना है जो इस फॉर्मेट में। इसके बाद यहाँ पर फिर से विलेज आ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा और यहाँ पे इसके बाद में जो भी आपके गांव के जो पिन कोड हैं वो यहाँ पे पिन कोड दर्ज हो जाएंगे। इसके बाद में ये जो होम एड्रेस है, अगर आपका होम एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप सेम चीज़ें लिखें। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस अलग अलग हैं तो आप अलग अलग चीज़ें लिखें यहाँ पे। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेस का जिक्र करना है जहाँ पर आप 1 साल से ज़्यादा का समय बिताया, लेकिन इसको आप खाली छोड़ना है, इसमें नील करके खाली छोड़ना, कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर फादर डिटेल्स आती हैं। पिताजी का कंप्लीट नाम लिखना है इस कॉलम में और उनका जो प्रेजेंट का जो पोस्टल एड्रेस है वो लिखना है। यहाँ पे ऊपर जो लिख रखा है सेम वही लिख दोगे अगर आप, तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर सेम वही है तो। उसके बाद ये परमानेंट होम एड्रेस लिखना है आपको। इसके बाद ये प्रोफेशन लिखना है, अगर गवर्नमेंट जॉब में तो वो लिखनी है, नहीं तो फिर कोई कर्सी है कोई लेबर है, जो भी प्रोफेशन है वो यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद में ये जो अगर कोई सर्विस है या फिर कोई डेजिग्नेशन पद है या ऑफिशियल कोई एड्रेस है तो वो वहाँ पर लिखना है। इसमें 6 नंबर कॉलम में आपको कुछ फिल नहीं करना। ऑलरेडी इसमें जो नेशनलिटी है वो आ रखी है। इसमें फादर और मदर पे ऐसे टिक कर देना है आपको। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो फिर हस्बैंड और वाइफ भी नहीं होंगे आप, तो इसमें क्रॉस कर देना आप। इसके बाद ये जो प्लेस ऑफ बर्थ विथ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इसमें लिखना है। इसमें हस्बैंड का जो बर्थ पैलेस है वो लिखना है यहाँ पे, फिर उनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिखना है और फिर उनका जो स्टेट है वो यहाँ पे लिखना है। ऐसे ही सेम वाइफ वाले ऑप्शन में लिखनी है तीनों चीज़ें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपकी खुद की, ये डेट ऑफ बर्थ आ गई आपकी। इसके बाद में जो एडवर्टाइजमेंट में जो उनके अनुसार जो आपकी डेट है वो यहाँ पे लिखनी है आपको, कितनी हो रही है 1 जनवरी 2025 के हिसाब से, कितने साल मंथ और कितने दिन हो गए आपको। और इसके बाद एक ऑप्शन और आता है, वो आता है एज एट मैट्रिकुलेशन। जब आप 10वीं क्लास में थे उस टाइम आपकी एज कितनी थी वो आपको लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच इट इज़ सिचुएटेड, यहाँ पर आपको आपका जो जन्म स्थान है वो लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है और स्टेट लिखना है। और अब इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, इसमें सेम वही चीज़ लिखनी है अगर सेम चीज़ है तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर आप सिटी और एसटी के नहीं आते हो तो आपको नो करना है, और अगर इनसे आप बिलोंग करते हो तो आपको ऐसे यस करना है, दोनों में से नो या यस करना है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है इस वाले पॉइंट में कैसे क्या फिल करना है, तो आप ध्यान से सुने इस पॉइंट को। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आपको स्कूल का नाम लिखना है शॉर्ट में, और उसके बाद आपको यहाँ पे स्कूल का एड्रेस लिखना है। यहाँ पे आ गया। अब जैसे आपने 10वीं क्लास का यहाँ पे लिखा है तो आप यहाँ पर लिख दोगे 10th, और ये है डेट ऑफ एंट्री, आपने 10वीं कक्षा में ज्वाइन कब किया। अब मान लेते हैं आप 10वीं क्लास में जैसे
2014 में पास आउट हुए हैं तो आपने 2013 में ज्वाइन किया होगा, जुलाई 2013 में आपने ज्वाइन किया था, तो आप 1 से लेकर 10 जुलाई के बीच में कोई सी भी डेट यहाँ पर आप डाल सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि संडे वाला दिन नहीं होना चाहिए। आप 2 जुलाई डाल सकते हो, 3 जुलाई डाल सकते हो, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे 2 जुलाई और 2013 डाल दिया यहाँ पर। अब इसके बाद डेट ऑफ लिविंग क्या लिखना है, ये जो आपके 10वीं की जो सर्टिफिकेट है उसमें जो सर्टिफिकेट जो जारी दिनांक है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लो 6 जून 2014 हो गई, ये आपको डालना है यहाँ पे। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर इस स्कूल का नाम और एड्रेस यहाँ पे डालना है। और इसके बाद ये जो डेट ऑफ एंट्रिंग है सेम वही लिखनी है आपको यहाँ पे भी। अगर 2015 में आपने 12th पास की है तो आप यहाँ पर लिखोगे कि भाई 2014 में तो आपने एंट्री ली और 2015 में आपने पास की, और उसकी डेट लिखनी है। तो आप जुलाई की यहाँ पे डेट लिख दो और यहाँ पे जो भी आपकी जो सर्टिफिकेट डेट है वो यहाँ पे सर्टिफिकेट डेट आ जाएगी। इसके बाद जो यहाँ पे 12th एग्जाम पास किया तो ये 12th लिख दो। ऐसे ही अगर आप BSc MSc या फिर अदर क्वालिफिकेशंस ऐड करना चाहते हो तो सेम इसी प्रकार आप ऐड कर दो यहाँ पे। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। अगर आप कभी एम्प्लॉय रहे हैं तो का जो समय है वो लिखना है कि वो कौन से समय से लेके कब तक रहा है, और उसका जो फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस, उस ऑफिस का एड्रेस लिखना है। या फिर जो भी कोई इंस्टीट्यूशन है तो उस इंस्टीट्यूशन का जो पूरा एड्रेस लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे ये डेजिग्नेशन पोस्ट जिस पर आप पोस्टेड थे वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मान लो कोर्ट में अगर आपके खिलाफ कोई केस हुआ है और आप इसमें दोषी पाए गए हो तो इसमें आपको यस करना है। और यस करने के बाद आपके सामने कुछ और ऑप्शंस खुलेंगे, उसमें आप पूरे केस की डिटेल्स डालोगे कि भाई कैसा केस था और कैसे कैसे क्या हुआ था। इसके बाद यहाँ पे 2 लोगों के साक्षी के हस्ताक्षर होंगे। वो आप चाहो तो अपने 2 दोस्तों को बना सकते हो, अपने 2 पड़ोसियों को बना सकते हो, आप जिसको चाहो साक्षी उसको बना सकते हो आप। इसके बाद ध्यान रखने योग्य बात ये है कि यहाँ पे तो आपके सिग्नेचर होंगे कैंडिडेट के, और इसके बाद जो गेजेटेड ऑफिसर के जो सिग्नेचर होंगे वो यहाँ पर होंगे, और ये करवाना मस्ट है, ये यहाँ पर करवाना मस्ट है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो 2 पेज की जो PDF हैं अटेस्टेशन फॉर्म की, इसको आप फ़ोन से फ़ोटो खींच के PDF बना के, और जब आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म फिल करोगे तब आपको ये अपलोड करनी है। और ये अपलोड करने के बाद अगली विंडो खुलेगी, और अगली विंडो में फिर नेक्स्ट आपको ऑनलाइन ये जो ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म है सेम ऐसा ही वहाँ पे फिर से दोबारा से भरना पड़ेगा। तो ये 2 बार प्रक्रिया हो गई आपकी भरने की, है ना। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि इसको कब भरना है, कैसे भरना है। तो मैंने अच्छे से आपको ये समझा दिया होगा कि आपको इसको कैसे फिल करना है और आपको कैसे अपलोड करना है। इसके बाद मैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14 तारीख से होंगे तो उससे पहले 2-3 दिन पहले मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि आपको वहाँ पे कैसे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, कितने सेट बनाने हैं, कौन से सेट में कौन सा डॉक्यूमेंट रखना है और एफिडेविट को कौन से सेट में रखना है। तो आप इतना आगे की सोच के अभी टेंशन मत लो कि आगे कैसे क्या ले जाएंगे, कितने सेट करेंगे, ये वो, उसके लिए मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना सोचो कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट आपको नहीं बनवाने हैं। जैसे कुछ लोगों के डाउट ये हैं कि ये जो आय प्रमाण पत्र हैं वो बनवाना है या नहीं है। तो अब तक जो अभी लेटेस्ट के 4-5 जो DV हुए हैं उनमें किसी भी DV में आय प्रमाण पत्र नहीं मांगा है, किसी से भी नहीं मांगा है। अब चूँकि जो ऑनलाइन जो स्क्रूटनी फॉर्म अपन फिल करते हैं ना, तो वहाँ पर ऑप्शन जरूर आता है आय प्रमाण पत्र का, लेकिन वहाँ पर रेड स्टार नहीं होता है, इसलिए वो ज़रूरी नहीं होता है आप अपलोड करो। तो इसलिए लोगों के डाउट आ रहा है कि वहाँ पे ऑप्शन तो आ रहा है आय प्रमाण पत्र का, लेकिन वहाँ पे वो शायद मांग ले तो, लेकिन अब तक तो नहीं मांगा 4-5 एग्जाम्स में, और इसमें भी आपसे नहीं मांगेंगे। तो इसके अलावा ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है ये मेनली किस लिए होता है कि इस पे साफ लिखा हुआ है कि दिस फॉर्मेट विल बी यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन बाय पुलिस डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि इसको आप पुलिस थाना में ले जाकर आप वहाँ से वेरिफिकेशन करवा के ले आओ। अभी आपको सिर्फ DV करवाना है, तो अभी आपको पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाना है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा 1 गुना में, तब आपको ये जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो करवाना है। और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी आपको अभी नहीं बनाना है, वो भी बाद में ही बनाना होगा। ये दोनों सर्टिफिकेट है ना, पुलिस और मेडिकल, ये आपको नियोक्ता जो अधिकारी होता है उसको देना होता है, ना कि DV के टाइम देना होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के ये भी डाउट थे कि ये बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। वहाँ पे दे तो रखे हैं, अपलोड करते टाइम वहाँ पे ऑप्शन तो आ रहे हैं, लेकिन वो छोड़ देने हैं। वहाँ पे जो रेड स्टार में जो भी हैं वो अपन को मैंडेटरी फिल करने होते हैं, उनको तो आप अपलोड करना ही करना, उनके बिना विंडो आगे खुलेगी ही नहीं। तो इसलिए आप कोई भी चिंता ना करें। और इसके साथ ही आपको एक बात और बता देता हूँ कि बहुत सारे साथियों को ये मैसेज आ रहे हैं कि फॉर्मेट में कुछ मिस्टेक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जैसे वो एफिडेविट का जो फॉर्मेट है ना, उसमें कि उसमें एक लाइन ये लगा दी, उसने एक्स्ट्रा लगा दी, वो लगा दी। तो आपको इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो फिक्स फॉर्मेट दे रखा है जाति प्रमाण पत्र का, वो तो आपको भरना ही भरना है। इसके अलावा जो ऐसे मूल निवास का कोई फॉर्मेट नहीं है, तो आप टाइपिस्ट के पास जाओ और उसको बोलना कि मुझे मेरा जो मूल निवास है वो आवेदन की तिथि जो लास्ट तिथि थी उसके बाद का बना हुआ है, इसलिए आप वहाँ पर टाइप करके ये मेंशन करो कि ये बाद बना हुआ है। तो मैं इससे पहले भी सेम उसी कास्ट में या
फिर सेम जो मेरा मूल निवास है वही है, तो ऐसा वो खुद अपने आप टाइप करके दे देगा। आपको इतनी हेडेक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो वहाँ पर जो डीबी होती है वहाँ की प्रक्रिया बहुत सरल और सॉफ्ट होती है। ये जो एफिडेविट वगैरह होते हैं ना, इनके वहाँ पर आप जब जाओगे ना, देखोगे आप अभी तो बहुत ऐसे केयरफुली एक एक लाइन देख के वहाँ पे फिल कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे एक एक लाइन कोई नहीं पड़ेगा आपको। वो सिर्फ ये देखेंगे कि आपके पास में एफिडेविट है या नहीं है। तो आप इसलिए एफिडेविट की कोई चिंता ना करें कि भाई मेरे एफिडेविट में एक लाइन एक्स्ट्रा है या किसी के में एक लाइन कम हो गई। तो जो फिक्स फॉर्मेट दे रखे हैं ना एफिडेविट के, वो तो आपके पास होने ही चाहिए। अब जैसे नाम करेक्शन का एफिडेविट है, अब इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। आप टाइपिस्ट को, किसी भी टाइपिस्ट को बोलोगे ना, तो वो अपने हिसाब से ही लिखेगा, तो वो वहाँ पर वैलिड होता है। ऐसे ही मान लो अगर किसी का डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है, तब भी आप एफिडेविट बनवा लो, उसको बोल दो कि भाई डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ, तो उसका एफिडेविट बना के दे दो। उनके पास सारे फॉर्मेट होते हैं, तो उस फॉर्मेट वो बना के दे देंगे। आपको इतना हेडेक लेने की कहीं आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कुछ लोगों के ये भी डाउट थे कि जब फॉर्म फिल किया था उस टाइम तो हमने अनमेरिड लगाया था, लेकिन अब जब स्कूटनी फॉर्म अपन फिल करें ना, तब वहाँ पे ऑनलाइन जब भी फिल करें तो वहाँ पे वो खुलता ही नहीं है, मेरिट का ऑप्शन ही नहीं आता अपन का, क्योंकि वो सब कुछ पहले का जो आपने डाटा फिल किया था वही उठा रहा है। अब क्या करें? तो इसमें भी आपको अब चिंता की कोई बात नहीं है भाई। जब ऑनलाइन स्कूटनी फॉर्म में आपके ऑप्शन नहीं खुल रहा, तो जब आप ऑफलाइन दोगे ना, तब उनको सर्टिफिकेट दे देना और उसके साथ में एफिडेविट इस बात का दे देना कि जब मैंने फॉर्म फिल किया था ना, उस टाइम में अनमेरिड था, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है, तो ये मैं आपको मेरिट सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। तो ये एफिडेविट ऐसी चीज़ है जिसके पास में सभी समस्याओं का समाधान होता है, बशर्ते आपके पास में कोई नकली सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, उसका कोई समाधान नहीं है। जबकि आपके पास में अगर सारी चीज़ें ओरिजिनल ना, उसका समाधान है, एक ही है, वो है शपथ पत्र। इसके अलावा कोई समाधान नहीं है, चाहे कोई सी भी समस्या हो। इसके आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो वीडियो पूरा देख लेंगे और ना तो वो लाइक करेंगे, ना सब्सक्राइब करेंगे, ना कमेंट करेंगे। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको बस चाहिए कि अपना काम हो जाए, बाकी किसी का कोई मतलब नहीं है। वो वीडियो देख लेंगे, नॉलेज ले लेंगे, बस इसके बाद कोई मतलब नहीं है। तो कम से कम जब कोई बंदा इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा है, तो कम से कम आप एक सब्सक्राइब तो दे सकते हो, इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं। अपन जब ऑनलाइन स्कूटनी फॉर्म भरेंगे ना, तब ऐसी विंडो ओपन होगी अपने सामने। उसमें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये टोटल 7 चरणों में आपकी विंडो खुलेगी। तो उसमें सबसे पहले जो विंडो खुलेगी आपके सामने, वो है बेसिक डिटेल्स खुलेगी। इसमें आपका जो नाम, फादर्स नेम और जो बेसिक डिटेल्स हैं, आप विवाहित हैं या नहीं है, किस कैटेगरी से हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ वही फिल होगा। उसके बाद आप जब नेक्स्ट विंडो में जाएंगे, तब आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स होगी, जिसमें आप 10वीं 12वीं और RACIT और जो भी आपकी जो ग्रेजुएशन वगैरह है वो आप वहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल्स में अगर आपके पास में कोई किसी काम का एक्स्ट्रा कोई एक्सपीरियंस है, तब आपको फिल करना है, वरना अदरवाइज आपको कुछ फिल नहीं करना है। और आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर में आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी फ़ोटो और आपके जो हस्ताक्षर हैं वो यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। और फोटो और हस्ताक्षर आप चाहो तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था LDC का, तो वहाँ जो फोटो लगी है उस टाइम की, उसको वहाँ से कॉपी कर लो और हस्ताक्षर को भी कॉपी कर लो और यहाँ पर आप पेस्ट कर दो लाके। इसके बाद में ये जो एप्लीकेंट की जो चेक लिस्ट है, इसमें जो जैसे मैंने अभी वीडियो में बताया है कि आपको टिक करना है सिर्फ कि आप सेम उसी कैटेगरी में है ना, जिस टाइम आपने आवेदन किया था उस टाइम आपकी जो कैटेगरी थी अभी भी सेम वही कैटेगरी है क्या, आपको ये टिक करना है। क्या आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आपकी आवेदन करने की लास्ट तिथि तक कंप्लीट हो चुकी थी या नहीं, ऐसे आपको उसमें ये नो करना है। इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है। इसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। अभी जो ये करंट जो विंडो खुल रखी है, इसमें सारे ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से में क्या अपलोड करना है आपको। उसके बाद में ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है, ये ऑनलाइन यहाँ पर फिल होगा। अभी जैसे मैंने आपको ऑफलाइन फिल करके और अपलोड का इसमें ऑप्शन आएगा, इसमें बताऊंगा अपलोड करना है, और लास्ट में सबसे लास्ट में अटेस्टेशन फॉर्म आपको फिर से ऑनलाइन भरना पड़ेगा। तो अब आपको अभी जो करंट विंडो है वो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की है कि इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, वो अभी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये वही विंडो है। बाकी आप खुद स्वयं भर सकते हो, इसमें कोई इतनी वो हेडेक वाली बात है नहीं। इसमें आपको 10वीं कक्षा की डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे आपको जारी क्रमांक भरने हैं और यहाँ पे आपको दिनांक भरनी है। यहाँ पे जो क्रमांक हैं, जो सर्टिफिकेट के जो क्रमांक होते हैं वो भरने हैं, रोल नंबर आपको नहीं भरने हैं। यहाँ पर आपको दिनांक भरनी है और यहाँ पर संलग्न संख्या भरनी है कि कितने पेज हैं उसमें, वो भरने हैं। और यहाँ पे जो दे रखे हैं डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन दे रखा है चूज फाइल पे, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो PDF फाइल बनाकर। उसके बाद यहाँ पे 12वीं कक्षा का आ गया सेम चीज़, यहाँ पे 12वीं कक्षा का अपलोड कर दोगे। उसके बाद में अगर आपके पास आप चाहते हो स्नातक का अपलोड करूँ, तो आप इसमें स्नातक का अपलोड कर सकते हो। इसके बाद अधिस्नातक का है यहाँ पर, और इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र है। और इसके बाद जैसे ये चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पे 2 जगह आएगा, अभी आप देखोगे यहाँ पे भी है और आगे भी है। अभी मैं बताऊंगा कौन से में आपको क्या फिल करना है। ये जो NOC है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये उनको फिल करनी है जो ऑलरेडी पहले किसी गवर्नमेंट जॉब में थे और वो अब इस जॉब में आना चाहते हैं, तो उनकी NOC की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी। और यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र की डिटेल्स फिल करनी होगी और यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र का यहाँ पे अपलोड करना होगा, डिटेल्स फिल करनी होगी। इसके बाद ये जो विवाह प्रमाण पत्र हैं ये आपको भरना होगा। और इसके बाद देखो मैंने बोला था ना, अटेस्टेशन फॉर्म को अपलोड करना होगा। ये अटेस्टेशन फॉर्म को बिना अपलोड किए आपकी अगली विंडो पर जा ही नहीं सकते।
तो अटेस्टेशन फॉर्म को यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन है, जो मैंने आपको भी बताया था कि उसको पेन से फिल करना है। पहले तो आप प्रिंट आउट निकाल के पेन से फिल करना है 2 पेज का जो अटेस्टेशन फॉर्म है, उसकी फिर PDF बनाकर इसमें अटेस्टेशन फॉर्म में आपको यहाँ पर अपलोड करना है और यहाँ पर उसकी डिटेल्स वगैरह डालनी है। उसके बाद ये डायलॉग आय प्रमाण पत्र है, इसको आप कुछ नहीं बढ़ना है, एज इट इज़ खाली छोड़ना है। सबसे पहले तो आप ये देखना कि जिसके ऊपर रेड स्टार है वो तो कंपलसरी होता है, वो तो बढ़ना ही बढ़ना है आपको, इसके बिना तो आपकी नेक्स्ट विंडो नहीं खुलेगी। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। ये जो डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र है, अगर किसी के पास में एक्स्ट्रा कोई डिप्लोमा होता है तो उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब जैसे मान लो RSCIT का जो डिप्लोमा है उसकी यहाँ पे डिटेल्स अपन डालेंगे। और इसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन है उसका सर्टिफिकेट आ गया। उसके बाद हस्तलिखित आ गया, अपना जो भी अपन हैंड रिटन का जो भी नमूना पत्र है वो। और ये जो शपथ पत्र हैं, इनमें क्या करते हैं कुछ लोग तो क्या करते हैं कि सारे शपथ पत्र होते हैं वो एक ही साथ एक PDF बनाकर इन सब में अपलोड करते हैं, यहाँ डिटेल डालकर यहाँ पे अपलोड कर देते हैं सारे के सारे शपथ पत्र को एक साथ ही। और कुछ क्या करते हैं कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपलोड करते हैं वो। अब जाति का जो शपथ पत्र है उसके लिए अलग से ऑप्शन है, और यहाँ पे देखो रेड स्टार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनकी वैलिडिटी के हिसाब से जाति प्रमाण पत्र ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे उनको ये जारी क्रमांक और दिनांक लिखनी है, और यहाँ पर उनकी जो डिटेल्स वगैरह है वो फिल करके और यहाँ पे अपलोड करना है उनको। और बच्चों का जो घोषणा पत्र है वो सभी कैंडिडेट को, चाहे वो विवाहित हो और चाहे वो अविवाहित हो, सभी अभ्यर्थियों को ये जो बच्चों का घोषणा पत्र वाला है ये फिल करना है। और ध्यान देने योग्य बात इसमें यह है कि इसमें जो राजपत्रित अधिकारी के साइन है वो होने ज़रूरी है इस वाले फॉर्मेट में। इसके बाद अपन आगे देखते हैं। ये दहेज और धूम्रपान निषेध के लिए शपथ पत्र है। अब देखो ये क्या स्कूटनी की जो विंडो है ना अभी की, ये क्या पुराने टाइम से चलती आ रही है, इसमें अभी तक कोई अपडेट नहीं लाए। तो जो पुराना सिस्टम उनका क्या हुआ करता था कि पुराना जो भी DB होता था ना, उस टाइम क्या करते हैं कि ये दहेज और ये जो निषेध वाला है ना, धूम्रपान निषेध वाला, तो इनको भी 50 के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट बनवा के लाना पड़ता था इन दोनों को, और फिर इन दोनों को यहाँ पर अपलोड करना पड़ता था। धूम्रपान का अब क्या कर दिया कि सादे कागज़ पे कर दिया अपन के, लेकिन उस टाइम क्या हुआ करता था कि इसको भी 50 का जो स्टाम्प होता है नॉन जुडिशियल, उसके ऊपर इसको प्रिंट आउट निकलवा के और तभी ये वैलिड होता था। अभी का फॉर्मेट इसका अलग है, तो इसमें आप वही लगाएं जो दहेज वाला है, और जो अलग से जो बना रखा है प्रतिज्ञा पत्र वो यहाँ पर आप लगा सकते हो। राजपत्रित अधिकारियों द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण की यहाँ पर डिटेल बनी है, और यहाँ पर आपको ये जो अपलोड करना है। और अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, अब मैंने बोला था ना आपको ये 3 जगह आएंगे चरित्र प्रमाण पत्र, एक ऊपर भी देखा था अपन ने और एक यहाँ पर भी है। देखो ये अंतिम संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र, अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। तो इसमें आपको यहाँ पे जारी क्रमांक लिखना है और दिनांक लिखनी है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे संलग्नक संख्या भी लिखनी है। इसके बाद अपना आता है भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र, और ये देखो आय प्रमाण पत्र, ये आपको खाली छोड़ना है, इनमें कुछ भी नहीं बढ़ना है। आय प्रमाण पत्र का यहाँ पर दे जरूर रखा है, लेकिन यहाँ पर अपलोड नहीं करना है, और ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा अपन को अपलोड क्यों ही करनी है। और यहाँ पे देखो ये चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अभी आपको अपलोड नहीं करना है क्योंकि ये लास्ट टाइम में चाहिए होता है, इसलिए आप ध्यान रखें। और आयु में छूट का प्रमाण पत्र, अगर किसी ने आयु में छूट ले रखी है तो उसका अलग से प्रमाण पत्र अपलोड होता है। और ये जो अन्य प्रमाण पत्र है, अगर आपके कोई शपथ पत्र, कोई एफिडेविट या फिर मूल निवास का जो एफिडेविट होता है उसका इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखा है अलग से, तो आप चाहो तो इस अन्य प्रमाण पत्र में क्या करोगे, जो वंचित रह गए, जो अब तक एफिडेविट या फिर कोई शपथ पत्र या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किए, तो अन्य प्रमाण पत्र में आप एक साथ सभी डॉक्यूमेंट्स की या फिर एफिडेविट्स की PDF बना के इसमें अपलोड कर दोगे। इसमें दूसरा डाउट आप लोगों के सामने ये आएगा कि ये जो जारी क्रमांक है और ये दिनांक है, अब जैसे ये सर्टिफिकेट है 10वीं 12वीं का जो ग्रेजुएशन का, इसमें तो सीधा सीधा लिखा हुआ है 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है उसमें तो सीधा सीधा ये लिखा हुआ है, लेकिन बाकी जैसे मान लो कोई चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, एफिडेविट हो गया, या फिर कोई जाति प्रमाण पत्र हो गया, तो उनमें क्या देखें। अब जाति प्रमाण पत्र मूल निवास में भी जारी क्रमांक होता है, और जिस दिनांक को जारी होते हैं वो आपको लिखनी है। और ये जो जारी क्रमांक है CC जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उनमें भी जारी क्रमांक होता है, जैसे स्कूल से जो आप लाते हो ना बना के, जो लास्ट आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसका, तो उसमें जारी क्रमांक जरूर होंगे आपके। लेकिन जो अभी जो राजपत्रित अधिकारियों के जो साइन किए हुए हैं तो उनमें ये जारी क्रमांक नहीं होगा, तो उनकी जगह आप 00 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ जैसे ये है 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र हैं, तो इनमें क्या है कि आपके कोई क्रमांक संख्या नहीं होगी, तब आपको इसमें क्या लिखना है, 00 लिखना है, और जिस दिनांक को आपके साइन होते हैं यहाँ पर वही डेट लिखनी है यहाँ पे। और अब जो एफिडेविट हो गए, मान लो ये एफिडेविट आपने बना लिया यहाँ पे, अब एफिडेविट के ऊपर जो नोटेरी में जो क्रमांक होते हैं वो क्रमांक यहाँ पे लिखने हैं, और जिस दिनांक को जो नोटेरी होती है आपकी वही आपको यहाँ पे दिनांक लिखनी है यहाँ पे। तो ये आपको डाउट नहीं रहना चाहिए इनमें। बाकी इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों की कोई डाउट बचा होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट बचा है तो आप जो मेरा एग्जाम स्पेशल का जो टेलीग्राम चैनल है उसकी जो लिंक है मेरे इस यूट्यूब चैनल के बायो सेक्शन में दे रखी है, या फिर अबाउट सेक्शन में दे रखी है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि मैं सारे जितने भी डाउट्स वगैरह होते हैं वो टेलीग्राम पे सोल्व करता हूँ, और उन पर उसी पे ही मैं जो ग्रुप बना हुआ है या फिर जो चैनल वगैरह बना हुआ है, तो हर एक जानकारी वहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। इसलिए आप जाकर वो सबसे पहले वो ज्वाइन कर लें।
और उसके बाद इसके अलावा अगर आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाया हुआ है तो कम से कम आप एक सब्सक्राइब ज़रूर दें। कुछ लोग होते हैं जो पूरा वीडियो देख लेते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है किसी से, बस उनका काम निकल जाए, बस उतना उनका हो जाना चाहिए। वीडियो देख लेंगे, ना वो लाइक करेंगे और ना सब्सक्राइब करेंगे, बस अपने काम से मतलब रखते हैं। लेकिन ऐसा भी हर किसी को नहीं होना चाहिए। आपको बस केवल सब्सक्राइब करना है ओनली, इससे ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहा कोई। तो इसके अलावा यदि कुछ लोगों के डाउट्स रह जाते हैं तो मैं क्या करूँगा कि उनका पर्टिकुलर डाउट लेके उनके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोग भी वो देख सकते हो कि किसका क्या डाउट है और उसका क्या सॉल्यूशन है। इस सेशन को अपन यहीं समाप्त करते हैं और इसी के साथ मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप निश्चिंत रहें और अपना जो भी स्कूटनी का फॉर्म है वो टाइम लेके भरें, कोई भी जल्दबाजी ना करें। इसी के साथ सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा राम राम।